विद्यार्थियों नमस्कार। आप लोग ये रीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर आरएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर आईएएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर कॉलेज कर रहे हैं, उन सभी के लिए मैं कोशिश करता हूँ एक अच्छी क्लास लाने की, एक सारगर्भित क्लास लाने की। तो आपको अगर पसंद आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इसको, ताकि एक इसका लक्ष्य उद्देश्य जो है वो पूरा हो सके और आप लोगों को लक्ष्य हासिल हो सके। आज का जो मेरा टॉपिक है वह है उत्तर वैदिक सभ्यता। उत्तर वैदिक सभ्यता जो है, उत्तर वैदिक सभ्यता, इसके बारे में अपन अध्ययन करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उत्तर वैदिक सभ्यता की मुख्य बातें हैं आरएस मेंस के हिसाब से, आईएएस मेंस के हिसाब से और एसएससी के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, रेलवे के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, स्पेशली रीट के हिसाब से, पटवार के हिसाब से। ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है आप लोगों के लिए, तो ध्यान से पढ़ें, पहले समझे टॉपिक को, फिर ऑब्जेक्टिव तो अपन बहुत सारे आप लोगों के लिए लेके आ जाएंगे। तो उत्तर वैदिक सभ्यता जो है, आप लोगों को पता है इसका काल, पहला महत्वपूर्ण प्रश्न आता है इसके काल का। तो इसका सर्वमान्य जो काल है वह है 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। इसका सर्वमान्य काल कौन सा है? 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। और इसकी जानकारी के स्रोत की अपने को इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ऋग्वैदिक सभ्यता में ऋग्वेद से जानकारी अपने को प्राप्त होती है, और इस उत्तर वैदिक सभ्यता के लिए जो अन्य वेद हैं उनसे अपने को जानकारी प्राप्त होती है। जैसे यजुर्वेद है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। और इसके अलावा उपनिषद जो हैं उनसे अपने को जानकारी मिलती है, ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं उनसे जानकारी मिलती है, आरण्यक जो ग्रंथ है उनसे अपने को इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और मुख्य जानकारी के स्रोत ये हैं यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और उपनिषद जो हैं उनके से अपने को उत्तर वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। उपनिषदों की प्रमुख शिक्षाएं मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं। आज इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि उत्तर वैदिक सभ्यता जो थी उसमें राजनीतिक जीवन कैसा था, वहाँ के लोगों का, उस सभ्यता के लोगों का राजनीतिक जीवन कैसा था, धार्मिक जीवन कैसा था, सामाजिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था। इनकी अपन एकदम समरी सारांश रूप में स्टडी करेंगे, और बहुत ही ऑथेंटिक जो बुक जो है, बेसिक बुक जो है, उनमें से अपन इसकी स्टडी कर रहे हैं। तो नंबर फर्स्ट अपन चर्चा करेंगे राजनीतिक जीवन के बारे में, ठीक है। राजनीतिक नहीं लिख करके इसको राजनीतिक शुद्ध उच्चारण हो जाएगा। राजनीतिक जीवन के बारे में इसका अध्ययन करेंगे। राजनीतिक जीवन में नंबर फर्स्ट पे अपन लेंगे क्या था कि इसमें नंबर फर्स्ट पे क्या हुआ, शक्तिशाली राज्यों का उदय हुआ था। शक्तिशाली राज्यों का उदय, उत्तर वैदिक सभ्यता जो थी उदय, मैं इसको आपको बता रहा हूं। उत्तर वैदिक सभ्यता जो थी, आर्यों के आगमन के बाद जो स्टार्टिंग में ऋग्वैदिक सभ्यता थी उसमें ग्राम जन विष, है ना, ग्राम विष जन बन गए थे, यानी कि कबीलों में ये समाज बटा हुआ था। उसके बाद यहाँ पर उत्तर वैदिक सभ्यता में कबीले प्रथा जो थी वह कबीलों की शक्ति समाप्त हो चुकी थी और एक बड़े राज्य बन गए थे, ठीक है। उसमें राज्य कौन कौन से बड़े राज्य बन गए थे? बड़े राज्यों का, शक्तिशाली राज्यों का उत्थान या उदय हुआ था। कौन कौन से राज्य थे? देखिए, काशी कौशल, विदेह, पांचाल, कुरु, इस प्रकार से काशी, कौशल, विदेह, पांचाल, कुरु, ठीक है। तो गांधार, ये इस प्रकार से कुरु, गांधार, है ना, ये कुरु के बाद गांधार, कुरु, गांधार, काशी, कौशल, विदेह, पांचाल आदि जो राज्य थे उनका उत्थान हुआ था, बहुत उदय हुआ था, बहुत शक्तिशाली हो गए थे राज्य, ठीक है। कबीले जो थे, कबीलों की शक्ति इनमें क्षीण हो गई थी, या पर कह सकते हैं कि समाप्त हो गई थी, ठीक है। अब दूसरी बात आप ध्यान में रखेंगे कि राजा किस प्रकार का सिस्टम था यहाँ पर। दूसरा राजा के बारे में अपन जानने की कोशिश करेंगे कि ऋग्वैदिक सभ्यता जो थी उसमें राजा को जनस्य गोपा कहा जाता था, और उसका नियंत्रण सभा व समिति के द्वारा किया जाता था। मतलब वो जनता के प्रति ज़्यादा वफादार होता था और जनता की इच्छा के बगैर शायद ही वो कुछ करता, ऐसा ऋग्वैदिक सभ्यता में थी।
बात। लेकिन उत्तर वैदिक जो सभ्यता है उसमें राजा शक्तिशाली हो गया था, ये ध्यान रखना। राजा क्या हो गया था भाई? शक्तिशाली। शक्तिशाली होने का मतलब हुआ कि वह अपनी मर्जी से शासन करने लग गया था। जनता शक्तिशाली का मतलब क्या हो गया? जनता का राजा पर नियंत्रण जो है वह फिनिश हो गया था। जनता का राजा पर जो नियंत्रण है वो उतना नहीं रहा था जितना कि ऋग्वेद काल में रहा था, और अपने को यह उपाधियां धारण करने लग गया था। पहले ऋग्वेदिक सभ्यता जो थी उसमें राजा को जनस्य गोपा कहा जाता था, लेकिन यहाँ पर अलग ही उपाधियां हो गई उत्तर वैदिक काल में। कौन कौन से? सम्राट, राजा धीराज और सार्वभौम, ये राजा के लिए शब्द काम में लिए गए। देखो, सम्राट राजा धीराज, सम्राट राजा धीराज और सार्वभौम आदि शब्द जो थे, सम्राट है, राजा धीराज है, सार्वभौम आदि शब्द किसके लिए काम में लेने लग गए अभी? राजा। अब इन शब्दों के साथ राजा अपनी उपाधियां ग्रहण करने लग गया था। राजा को उपाधियां दी जाने लगी थी इनकी सम्राट की, राजा धीराज की और सार्वभौम आदि शब्दों के उनको उपाधियां प्रदान करने लग गई थी। वो उपाधियां धारण करने लग गया था। सम्राट की, शक्तिशाली हो गया था ना राजा। कौन से काल में भाई? उत्तर वैदिक काल में। अब नेक्स्ट बात और है कि राजा जो है वो राजसूय, अश्वमेध आदि यज्ञ करने लग गया था। राजसूय, अश्वमेध आदि यज्ञ करने लग गया था राजा। राजसूय, अश्वमेध यज्ञ करने लग गया था, और लेकिन फिर भी राजा निरंकुश नहीं था। ये भी आप ध्यान में रखेंगे, राजा निरंकुश उस समय नहीं था। इस बात का भी विशेष ध्यान आप रखें कि शक्तिशाली हो गया था। सम्राट का, सार्वभौम का, राजा धीराज का की उपाधि वो धारण करने लग गया था, लेकिन वह निरंकुश नहीं था उत्तर वैदिक काल में भी। तो एक बुक है एंशिएंट इंडिया जो है आर.सी. मजूमदार की एक बुक है। आर.सी. मजूमदार की बुक एंशिएंट इंडिया में लिखा गया क्या? देखिए, राजा के बारे में, उत्तर वैदिक काल में राजा के बारे में आर.सी. मजूमदार की बुक है एंशिएंट इंडिया। आर.सी. मजूमदार की बुक एंशिएंट भी बोल सकते हैं, प्राचीन भारत अपन कह सकते हैं। एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत की जो बुक है की पुस्तक, बुक में क्या लिख रखा है? एक सेंटेंस लिख रखा है कि वे न तो तानाशाह थे और न मनमानी करते थे। वे न तो तानाशाह थे, वे न मनमानी करते थे। वे न तो तानाशाह थे और न अपनी मनमानी कर सकते थे। इसका मतलब वो तानाशाह नहीं थे और ना मनमानी करते थे। इसका मतलब क्या है? वो निरंकुश नहीं थे राजा उस समय उत्तर वैदिक काल में। तो ये राजा से संबंधित मुख्य बात। तीसरा पॉइंट अपन देखते हैं, आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सभा व समिति का क्या रोल रह गया था भाई उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में सभा व समिति जो है उसका क्या महत्व रह गया? तो सभा व समिति का महत्व एक तरह से नगण्य है, ठीक है। नाम मात्र की ये लोक संस्थाएं रह गई थी। ये खास बात ध्यान रखना, नाम मात्र की लोक संस्थाएं रह गई थी। इनका अस्तित्व लगभग समाप्त हो गया था। लोक संस्थाएं रह गई थी उत्तर वैदिक काल में भाई। नाम मात्र की लोक संस्थाएं रह गई थी। इनका अस्तित्व जो था वो लगभग ना के बराबर था। ये अब वे कमजोर हो चुकी थी। राजा को पहले इनको चुनने की शक्ति भी तो थी ना, लेकिन नहीं, इसमें उत्तर वैदिक काल में ऐसा कुछ भी नहीं था। और इनके कमजोर होते, जैसे सभा व समिति अगर कमजोर हो जाए तो क्या होता है भाई? राजा को बार बार हर बैठक में उपस्थित होना पड़ता था ऋग्वेद काल में, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था कि सभा व समिति जो है उनका अस्तित्व खतरे में था। वह समाप्त होने को की कगार पर थी। नाम मात्र की लोक संस्थाएं रह गई थी और शासक पर से इनका नियंत्रण लगभग समाप्त हो चुका था। यह है स्थिति सभा व समिति की। तो प्रश्न क्या रह गया आप लोगों के दिमाग में कि सभा व समिति जो लोक संस्थाएं थी उनका प्रमुखतः महत्व कौन से काल में था? तो ऋग्वेदिक काल में इनका महत्व था। ये महत्व का
महत्वकारी लोक संस्थाएं थी जो राजा पर कंट्रोल करती थी, जो राजा का चुनाव करती थी और राजा को बुलाती थी अपने बैठकों में। राजा इनकी बैठकों में हमेशा उपस्थित होता था। इस प्रकार से वह राजा के कार्यों पर नियंत्रण रखती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में इन लोक संस्थाओं का अस्तित्व लगभग समाप्ति के कगार पर था। नेक्स्ट देखिए पदाधिकारी। देखिए पदाधिकारी के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि राजा जो था उसके महत्वपूर्ण पदाधिकारी थे, लगभग 16 पदाधिकारी इनके राजाओं के, 12 अधिकारी इनके मुख्य। तो जो पदाधिकारी थे ना, इनके पदाधिकारी, इनकी चर्चा अपन करेंगे। पदाधिकारी, राजा के पदाधिकारी जो थे उनका नाम था रत्नीन। ठीक है, कौन कौन क्या थे? रत्नीन थे। राजा के पदाधिकारी क्या कहलाते थे? रत्नीन कहलाते थे। इन रत्नीनों की संपूर्ण लिस्ट अपन इस लेसन के बाद में, जस्ट क्लास के लास्ट में अपन इनको देखेंगे, इनके फंक्शन वगैरह। अभी कंटिन्यूटी नहीं टूटे, इसलिए मैं एक लाइन यहाँ पर बताना चाहूँगा कि रत्नीन कहलाते थे। उत्तर वैदिक काल में, पर्सन क्या दिमाग में फीड रखना है, उत्तर वैदिक काल में राजा के पदाधिकारी क्या कहलाते थे? तो आप बताएंगे रत्नीन। रत्नीन, तो रत्नीन शब्द किससे संबंधित है? आप ये ध्यान रखेंगे, उत्तर वैदिक काल से। ठीक है, उत्तर वैदिक काल से। उत्तर वैदिक काल से राजा जी, ये रत्नीन शब्द आप ध्यान में रखेंगे। रत्नीन शब्द जो था वह उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। ठीक है, और भाई ऋग्वेदिक काल में तो मुख्यतः सेनापति है, पुरोहित है और ग्रामीणी, 3 ही पद थे राजा के पदाधिकारी थे। कौन कौन से भाई? उत्तर ऋग्वेदिक काल में तो नंबर 1 सेनापति, ठीक है, वैसे पुरोहित नंबर 1 पुरोहित, सेनापति और ग्रामीणी, ये मुख्य तो 3 पदाधिकारी थे राजा की ऋग्वेदिक सभ्यता में। लेकिन उत्तर वैदिक सभ्यता में इसके पदाधिकारी बढ़ गए थे और इन रत्नियों की चर्चा अपन करेंगे। वो क्या कहलाते थे? रत्नीन कहलाते थे। और रत्नीन शब्द जो है किससे संबंधित है? उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। इनमें ग्रामीणी, सेनापति ये भी शामिल है हालांकि। लेकिन अब एक शब्द और ध्यान में रखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में ग्रामीणी के अधिकारों में वृद्धि की गई थी। ध्यान रखना, ग्रामीणी जो पदाधिकारी था के अधिकारों में वृद्धि कर दी गई थी। ये ध्यान रखना, राजा के काफी नजदीक हो गया था ग्रामीणी। भाई उत्तर वैदिक काल में कौन राजा के सबसे नजदीक पहुंच गया? तो आप बताएंगे ग्रामीणी। कौन? ग्रामीणी जो है वो राजा के नजदीक पहुंच गया था और इनके अधिकारों में इतनी वृद्धि हो गई थी, इसको राजा को बनाने वाला कहा गया है। ये ध्यान रखो कि उत्तर वैदिक काल में राजा बनाने वाला, राजा को बनाने वाला, इतने अधिकार, मतलब अगर राजा को बनाने वाला कह दिया गया, इसका मतलब क्या है? ग्रामीणी को काफी अधिकार प्राप्त थे उस समय। बड़ी बात थी, पहले सभा व समिति को अधिकार प्राप्त थे राजा को बनाने का, राजा को हटाने का। अब किसको अधिकार हो गए उत्तर वैदिक काल में? ग्रामीणी को। ठीक है, किसको भाई? ग्रामीणी को। तो ग्रामीणी को अधिकार होने का क्या मतलब हुआ कि राजा को बनाने वाला इसको कहा जाने लगा। ठीक है, राजा को बनाने वाला कहा जाने लगा। इसका मतलब यह हुआ इसके अधिकार क्षेत्रों में काफी वृद्धि कर दी गई थी। किस काल में भाई? उत्तर वैदिक काल में। रत्नीनों के बारे में जानकारी अपन और देंगे अलग से, आप ध्यान में रखेंगे। अब देखो न्याय विधि के बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पदाधिकारी हो गया, नेक्स्ट टॉपिक न्याय विधि। न्याय, ठीक है, तो न्यायाधीश जो था वो मामले की जांच करके न्याय देता था उस कंडीशन में, न्यायाधीश। ठीक है, तो आप लाइन ध्यान में रखेंगे कि इस काल में न्यायाधीश मुकदमों पर अपना निर्णय देते थे। न्यायाधीश मुकदमों पर अपना निर्णय देते थे। ठीक है, लेकिन जो सजा जो थी वो वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी। ये ध्यान रखना, किसी भी जो गुनाह करता जो था या फिर दोषी जो था, उसको सजा किस आधार पर, किसके साथ उसने गुनाह किया है, किस वर्ण के व्यक्ति के साथ उसने गुनाह किया है, उस आधार पर इसको क्या दिया जाता था? दंड दिया जाता था। कैसे? देखिए भाई, कैसे दंड दिया जाता था भाई? देखिए आप, कर्म नंबर फर्स्ट, अगर किसी व्यक्ति ने किसके साथ दो गुनाह किया है भाई, किस व्यक्ति का किसी के साथ चोरी की है, जैसे मान लो कि अपन लेते हैं क्षत्रिय,
क्षत्रिय व्यक्तियों के साथ उन्होंने गुना किया, क्षत्रियों के साथ, तो उसको 1000 गायें देनी पड़ती थी। 1000 गायें तो देनी पड़ती थी और दंड है वो अलग है। अगर वेश्यों के साथ कोई गुना करता है तो उसको 100 गायें देनी पड़ती थी, और शूद्रों के साथ अगर कोई गुना करता है तो 10 गायें किसको देनी पड़ती थी? मृतक के परिवार को, मृतक के परिवार वालों को, मृतक के परिवार वालों को देनी पड़ती थी। ये ध्यान रखना। क्षत्रिय पर 1000 गायें, वैश्यों पर 100 गायें, मृतक के परिवार को। अगर आपने जो गुनाह किया और किसी की हत्या कर दी, किसकी जैसे मान लो क्षत्रिय की हत्या कर दी, वैश्य की हत्या कर दी, शूद्र की हत्या कर दी, तो क्षत्रिय की हत्या करने पर आपको मृतक के परिवारों को 1000 गायें देनी पड़ेगी। वैश्यों की हत्या कर दी तो 100 गायें देनी पड़ेगी। शूद्रों की हत्या कर दी तो सिर्फ 10 गायें देनी पड़ेगी। ठीक है, तो मृतक के परिवारों को ये देनी पड़ती थी, और साथ साथ में जो राजा था उसको एक बैल भी देना पड़ता था। राजा को एक बैल भी देना पड़ता था। ये भी बात ध्यान में रखेंगे। समझ गए बात कि सजा का प्रावधान वर्ण व्यवस्था पर आधारित। वैश्य की हत्या कर दी आपने तो आपको 100 गायें देनी पड़ेंगी। क्षत्रिय की हत्या कर दी तो आपको 1000 गायें देनी पड़ेंगी, और अगर शूद्र की हत्या कर दी तो आपको 10 गायें देनी पड़ेंगी मृतक के परिवार को। तब जाके आपका हत्या या दंड जो है वो माफ किया जाएगा, वरना नहीं। इसके अलावा एक बैल जो था वह सरकार को भी या राजा को भी देना पड़ता था। इस प्रकार इसकी न्यायिक व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में थी। किस आधार पर भाई? वर्ण व्यवस्था के आधार पर। ठीक है, अब अपन चलेंगे सामाजिक, इसमें सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार की थी। सामाजिक व्यवस्था के बारे में अपन चर्चा करेंगे, जिसमें परिवार, स्त्रियों की दिशा, उनकी अपन चर्चा करेंगे। तो सामाजिक जीवन देखिए, राजनीतिक जीवन में आप लोगों ने देखा कि राजा के ये रत्नीर पदाधिकारी थे, ग्रामणी जो पद था, ग्राम का अधिकारी, मुखिया, उसका महत्व या उसके अधिकार में वृद्धि कर दी गई थी। ठीक है, और उसको राजा को बनाने वाला कह दिया गया। ग्रामीणी को क्या कह दिया गया? राजा को बनाने वाला कह दिया गया। नेक्स्ट अपन चर्चा करेंगे इसकी उत्तर वैदिक काल में सामाजिक जीवन की अपन चर्चा करेंगे। सामाजिक जीवन किस प्रकार का? तो देखिए, सामाजिक जीवन की चर्चा करें, नंबर फर्स्ट में परिवार। ठीक है, परिवार की बात करते हैं। तो सामाजिक जीवन का मूल आधार था उत्तर वैदिक काल में परिवार। सामाजिक जीवन का मूल आधार क्या था भाई? परिवार था। उत्तर वैदिक काल में सामाजिक जीवन का मूल आधार क्या था? परिवार था। और उस समय संयुक्त प्रथा प्रचलित थी। संयुक्त परिवार, साथ साथ सारे परिवार, दादा, परदादा, दादी, ठीक है, ताई, ताऊ, काका, सब कुछ है ना, बेटा बेटी, सब बहुत बढ़िया परिवार, संयुक्त प्रथा पर उस समय चर्चित थी। उसमें कुछ दोष भी हैं, गुण भी हैं, चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन फिर भी आप ध्यान में रखेंगे संयुक्त प्रथा इसकी उस समय संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी। और सबसे जो बुजुर्ग व्यक्ति, पुरुष प्रधान समाज था, अपन ये कहेंगे पुरुष प्रधान, और जो सबसे बुजुर्ग पुरुष था बुजुर्ग परिवार में, वह ही मुखिया होता था। वह किसी भी गुनाह के लिए अपने परिवार के सदस्यों के लिए जो जिसको कहेंगे ना सजा का प्रावधान वही करता था। जो बुजुर्ग व्यक्ति था वो करता था, वो ही जो दादा था वो शिरोमार था। उस समय कई पुरानी फिल्में हैं, उनमें भी आप लोगों को इस प्रकार का पढ़ने को मिल जाता है, नॉलेज एक्वायर करने को आपको मिल जाता है उनमें भी, कि जो बुजुर्ग व्यक्ति है उसी की चले, और चलनी भी चाहिए, है ना। मैं तो मानता हूँ चलनी भी चाहिए, लेकिन जो युवा पीढ़ी है उनको भी अपने विचारों को सामने रखने का मौका दिया जाना चाहिए। ऐसे नहीं 100% होने की चले, लेकिन उस समय चलती थी। बुजुर्ग व्यक्ति जैसा कहता था वैसे ही करना पड़ता था, और अगर उनकी आज्ञा का उल्लंघन कोई करे तो उसको कठोर दंड भी वह दे सकता था।
इतनी बात है। नेक्स्ट अपन चलेंगे स्त्रियों की दिशा। स्त्रियों की दशा किस प्रकार की थी, इसमें सामाजिक जीवन पढ़ रहे हैं। स्त्रियों की दशा मतलब स्त्रियों की दशा जो थी ऋग्वैदिक काल से थोड़ी कम, इतनी अच्छी स्त्रियों की दशा नहीं थी उत्तर वैदिक काल में। क्यों भाई, एक तो हालांकि गार्गी व मैत्री, यहाँ की गार्गी व मैत्री आप ध्यान में रखना, आजकल भी गार्गी वर्तमान समय में 2 पुरस्कार दिए जाते हैं, गार्गी व मैत्रीय पुरस्कार दिए जाते हैं। ये उत्तर वैदिक काल की दो प्रमुख विदुषी महिलाएं थी, ठीक है। लेकिन फिर भी महिलाओं की स्थिति दयनीय या मान लीजिए या में गिरावट आई थी। गिरावट उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक की तुलना में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई देखी गई। और क्यों, क्योंकि एक तो खास बात है कि कुछ शब्द हैं जिसके कारण अपने को मालूम पड़ता है कि कन्यावध, कन्या जन्म ले ली किसी में, ठीक है, तो कन्या का जन्म हो गया तो उसको अशुभ मान लेते थे उत्तर वैदिक काल में। कितनी गलत बात है, अशुभ माना जाता था, अशुभ माना जाता था। कन्या के जन्म को अशुभ मान लिया जाता था। तो इसका मतलब क्या है, कन्या के जन्म, महिलाएं, कन्या, लड़कियां, ठीक है, यही महिलाएं बनने वाली हैं आगे जा करके। तो स्थिति कुछ अच्छी नहीं, कुछ गिरावट यहाँ पर आपको नजर आ रही होगी इस शब्द से ही कि उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में कुछ गिरावट आ चुकी थी, दशा में कुछ गिरावट आ चुकी थी। इसके अलावा ये देखो, बाल विवाह की प्रथा भी प्रचलित हो गई थी। बाल विवाह प्रारंभ हो गया था, बाल विवाह की प्रथा प्रचलित हो गई, ठीक है। लेकिन कुछ कुरीतियां, सामाजिक कुरीतियां जो थी वो नहीं प्रचलित नहीं हुई थी उस समय, जैसे पर्दा प्रथा है, सती प्रथा है, ठीक है। ये कन्यावध जैसी बुराइयां जो थी वह उस समय प्रचलित नहीं थी, ठीक है। ये भी ध्यान में रखेंगे कि पर्दा प्रथा प्रचलित नहीं थी, पर्दा प्रथा प्रचलित नहीं थी, ठीक है। सती प्रथा प्रचलित नहीं थी, सती प्रथा भी प्रचलित नहीं थी, और कन्यावध भी प्रचलित हो गया तो अशुभ जरूर माना जाता था, लेकिन वध ही कर दिया जाए ऐसा नहीं था, यह ध्यान रखना। ये प्रथाएं प्रचलित नहीं थी, ध्यान रखो, सुन रहे हो ध्यान से बात, पढ़ रहे हैं आप कि कन्या जन्म अशुभ माना जाता था, लेकिन ऐसा नहीं है कि कन्यावध प्रचलित था, ठीक है। कन्यावध उस समय प्रचलित नहीं था, सती प्रथा भी प्रचलित नहीं थी, पर्दा प्रथा भी प्रचलित नहीं थी। इसका मतलब कि ऋग्वैदिक काल की तुलना में गिरावट तो थी, लेकिन इतनी बुरी भी स्थिति अपन नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा ही स्थिति खराब थी, क्योंकि कन्या जन्म को सिर्फ अशुभ माना जाता था। इसके अलावा बाल विवाह की प्रथा भी प्रचलित हो गई थी उस कंडीशन में, लेकिन ये प्रथाएं जो मुख्यतः स्त्रियों की कंडीशन के लिए खराब है, वो प्रथाएं प्रचलित अभी नहीं हुई थी, ठीक है। गार्गी व मैत्री विदुषी महिलाएं जो थी वो किससे संबंधित थी भाई, उत्तर वैदिक काल से संबंधित थी। तो एक बुक है किसकी, मैकडोनाल्ड व कीथ के अनुसार, मैकडोनाल्ड व कीथ क्या है देखो पर इसने स्त्रियों की दिशा में अपन देख रहे हैं, मैकडोनाल्ड व कीथ जो इतिहासकार हैं वो क्या कह रहे हैं कि उत्तर वैदिक काल जो था उसमें सगोत्र विवाह प्रचलित था। सगोत्र, एक ही गोत्र में विवाह करते थे लोग, यानी कि एक बात तो यह कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल में सगोत्र विवाह प्रथा प्रचलित थी, एक ही गोत्र में विवाह हो जाया करते थे, और ये सगोत्र विवाह सभी वर्गों में बंद नहीं हुए थे। ऐसा कौन कह रहा है, जो इतिहासकार है मैकडोनाल्ड व कीथ के अनुसार। मैकडोनाल्ड व कीथ के अनुसार, मैकडोनाल्ड व कीथ क्या कह रहे हैं कि उत्तर वैदिक काल में सगोत्र विवाह प्रचलित थे, ये सभी वर्गों में बंद नहीं हुए थे। ये सेंटेंस ध्यान में रखना। अब अपन चलते हैं आश्रम व्यवस्था के बारे में कि भाई पारिवारिक अपन जीवन देख रहे हैं तो आश्रम व्यवस्था उसमें प्रचलित थी। आश्रम व्यवस्था में क्या बताएंगे, किस काल से संबंधित है, तो आप बताएंगे उत्तर वैदिक काल।
आश्रम व्यवस्था सब जानते हैं, इसमें ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा। आश्रम व्यवस्था में कहाँ से कहाँ तक है तो आप ध्यान में रखेंगे। पहला तो कौन सा है कि ब्रह्मचारी रहेगा व्यक्ति, ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ में आएगा, फिर वानप्रस्थ आश्रम आएगा, और फिर नंबर 4 संन्यास आश्रम। इस प्रकार से आप 25-25 में मतलब टोटल जीवन काल 100 वर्षों का मानते थे उत्तर वैदिक काल में, और था भी। तो 1 से 25 तक, फिर 26 से 50 तक, फिर 51 से 75 तक, और फिर 76 से 100 तक। इस प्रकार से एज के अनुसार 1 से 25, 26 से 50, 51 से 75 और 76 से 100। इस प्रकार से ये एज के अकॉर्डिंग इसमें ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्याश्रम नाम से स्पष्ट है, कुछ ज्यादा बातें नहीं है। ठीक है, तो वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम में आप देखिए कि सन्यासी का जीवन व्यतीत करता था, और वानप्रस्थ में क्या था कि वन में जाकर के वह धर्म ग्रंथों का अध्ययन करता था। ध्यान में रखेंगे, वानप्रस्थ और संन्यास में अगर कंफ्यूजन हो तो कि भाई वानप्रस्थ आश्रम की एक लाइन क्या है कि व्यक्ति वन में जाकर धर्म ग्रंथों का अध्ययन करता था। व्यक्ति धर्म ग्रंथों का अध्ययन कौन से है में वानप्रस्थ आश्रम में, और कहां पर जाकर भाई वन में जाकर, इसलिए इसको क्या कहते हैं वानप्रस्थ आश्रम कहते हैं। फिर वो अध्ययन करने के बाद सन्यासी जीवन व्यतीत करता था, वो इधर उधर उस ज्ञान को बताता फिरता था, फिरे बताए दुनिया को ज्ञान का, अपने धर्म का बखान करे, दुनिया के सामने अच्छी बातें बताए। ये कौन से आश्रम में आ गए, सन्यासी आश्रम में। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वह विहार करता था, वह जाता था और धर्म का की व्याख्या करता था, धर्म के बारे में प्रचार प्रसार करता था। सन्यासी जीवन में सुन सन्यासी। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 प्रकार के आश्रम कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन से उपनिषद में ये बातें बताई गई हैं अलग से मैंने इनको बता चुका हूँ, फिर भी आप ध्यान में रखें कि उत्तर वैदिक काल से ये संबंधित है। नेक्स्ट, एक एंशिएंट इंडिया में आरसी मजूमदार की 4 आश्रमों की व्यवस्था, 4 आश्रमों की व्यवस्था भारतीय समाज में एक अनोखी व्यवस्था है, एक अनोखी व्यवस्था है। यह लाइन अगर आप लोग लिखते हैं, ये किसकी बुक में है, आरसी मजूमदार। ठीक है, और एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट इंडिया आरसी मजूमदार की जो बुक है एंशिएंट इंडिया में लिख रखा है कि जो आश्रम व्यवस्था है ये भारतीय समाज की एक अनोखी व्यवस्था है, जो सिर्फ भारतीय समाज में देखने को मिलती है। कौन सी बुक में ये बता रखा है, आरसी मजूमदार की एंशिएंट इंडिया की बुक में। अब अपन चलेंगे धार्मिक जीवन के बारे में। धार्मिक जीवन के बारे में भी महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग इसमें स्टडी करेंगे। धार्मिक जीवन देखो, धार्मिक जीवन जिसका कहना है ना कि वैदिक ऋग्वैदिक सभ्यता में देवता कुछ अलग थे और उत्तर वैदिक काल में देवता कुछ अलग हो गए। ठीक है, ऋग्वैदिक सभ्यता में कौन किसको महत्व देता था, कोई अलग देवता थे, और उत्तर वैदिक सभ्यता में उन देवताओं का रिप्लेस कर दिया गया, ज़्यादा बलवान देवता और प्रकट हो गए। ठीक है, और वर्तमान पहले 33 देवता थे सिर्फ, और आजकल कितने हो गए, 33 करोड़ हो गए। तो देश काल व परिस्थिति के अनुसार देवता भी बदल रहे हैं। तो ऋग्वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता है, उनमें क्या परिवर्तन आ रहे हैं चर्चा करते हैं। देखिए कि इस काल के जो प्रमुख देवता कौन कौन से हैं जो अब भी हैं उत्तर वैदिक काल का। उत्तर वैदिक काल अधिकांशतः वर्तमान समय से मिलती जुलती है ना, वर्तमान समय से मिलती जुलती है, क्योंकि अब भी लगभग वही व्यवस्था है। तो धार्मिक जीवन में नंबर फर्स्ट प्रमुख देवता अपन चेक करेंगे कि कौन कौन से हैं प्रमुख देवता। तो ध्यान में रखेंगे, पहले तो शिवजी महाराज अब हैं, तो उत्तर वैदिक में भी है शिवजी महाराज हैं। शिवजी के अलावा ब्रह्मा और विष्णु उत्तर वैदिक के प्रमुख देवता, शिव, ब्रह्मा और विष्णु। ठीक है, ये प्रमुख देवता थे उत्तर वैदिक काल के।
ठीक है, समझ गए ना कि प्रमुख देवता ऋग्वेदिक देवता में अलग थे, उत्तर वैदिक ऋग्वेदिक देवता भी देख लो, ये तो उत्तर वैदिक देवता तो हो ही गए, ऋग्वेदिक देवता देखो किस प्रकार चेंजेस हुआ है। ऋग्वेदिक देवता जो थे उसमें अलग अलग नाम दे दिए गए आगे आकर के। नंबर फर्स्ट रुद्र नामक देवता, ऋग्वेद में रुद्र को महत्व दिया जाता, प्रजापति को महत्व दिया जाता, ठीक है। तो रुद्र तो का स्थान तो किसने ले लिया, शिव जी महाराज ने। शिव, रुद्र को किसका अवतार माने लगे, शिव का, या इसको कहेंगे शिव को किसका अवतार मानने लगे, रुद्र का। और प्रजापति को किसका रूप दे दिया गया, ब्रह्मा को। प्रजापति को किसका रूप दे दिया गया, ब्रह्मा का रूप दे दिया गया। प्रजापति को किसका रूप दे दिया गया, ब्रह्मा का रूप दे दिया गया। और ऋग्वेदिक काल में विष्णु जो था वो सूर्य का देवता माना जाता था। विष्णु ऋग्वेदिक काल में विष्णु जो था किसका, सूर्य का एक रूप माना जाता था, सूर्य का देवता। लेकिन अब इसका स्थान कुछ अलग हो गया था, ये सृष्टि संहारक वगैरह हो गया था। तो इस प्रकार से इसके महत्व में उत्तर वैदिक काल में इसका महत्व और अधिक बढ़ गया था। विष्णु को ऋग्वेदिक काल में किसका माना जाता भाई, सूर्य का, और वर्तमान समय में यानी कि उत्तर वैदिक काल में इसका और अधिक महत्व बढ़ गया था। तो ये ध्यान में रखेंगे। तो प्रमुख देवता समझ गए कि शिव, ब्रह्मा और विष्णु इनके उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता बन गए थे। ऋग्वेदिक रुद्र जो था उसको वो शिव का रूप में माने जाने लगा, प्रजापति जो है वह ब्रह्मा के रूप में पूजा जाने लगा, और विष्णु ऋग्वेदिक में सूर्य का देवता था, लेकिन बाद में इसका महत्व बढ़ गया था। नेक्स्ट जो बात है धार्मिक जीवन की, वो अपन चर्चा करेंगे कि यज्ञों में ब्राह्मणों का महत्व बढ़ गया था। ये ध्यान में रखेंगे कि ब्राह्मणों व यज्ञों का महत्व बढ़ गया था, और इसी कारण मतलब ब्राह्मणों और यज्ञों का महत्व कौन से काल में बढ़ा, उत्तर वैदिक काल में। यज्ञों में बलि का महत्व बढ़ गया था। यज्ञों में किसका महत्व है, बलि का। यज्ञों में किसका महत्व बढ़ गया था, बलि का महत्व बढ़ गया था। और खास बात है, और यज्ञ करने के लिए किसका यज्ञ भी आवश्यक कर दिया गया, और यज्ञ के लिए किसका महत्व भाई, ब्राह्मणों का महत्व बढ़ गया था। ब्राह्मणों का महत्व बढ़ गया था। एक बुक देखिए आप कि इसका उत्तर वैदिक काल में दोनों का महत्व बढ़ रहा है। एक तो यज्ञों का, यज्ञ में बलि भी खूब सारी दी जाती थी, और ब्राह्मणों का भी कि यज्ञ कौन करवाए, ब्राह्मण ही पुरोहित इसका यज्ञ करवाए, तो उनका भी महत्व बढ़ गया था। एक सेंटेंस है, इसके लिए आप लोग ध्यान में रखेंगे कि जो उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों व यज्ञों के महत्व को दर्शाता है। कौन सा सेंटेंस है, देखिए कि ब्राह्मणों में यज्ञ का महत्व इतना अधिक, हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया ही है वही बुक, डॉक्टर आर.एस. त्रिपाठी, डॉक्टर आर.एस. त्रिपाठी की एक बुक है, हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया में एक सेंटेंस लिख रखा है कि धार्मिक, इसमें यज्ञों में ब्राह्मणों के महत्व के बारे में, क्या कि ब्राह्मणों में यज्ञ का महत्व इतना अधिक हो जाता है। देखो ब्राह्मणों में या यज्ञों में ब्राह्मणों का महत्व है, यज्ञों में ब्राह्मणों का, इसको उस हिसाब से देखिए आप। सेंटेंस जो बात बता रखी है किस प्रकार से कि ब्राह्मणों, जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों में यज्ञ का महत्व, यज्ञों का महत्व इतना अधिक बढ़ जाता है। दोनों ही किसी हिसाब से देख लेंगे, दोनों ही इस बात को स्पष्ट करते हैं, इतना अधिक बढ़ जाता है। क्या लिख रखा है इस बुक में कि ब्राह्मणों में यज्ञों का महत्व इतना अधिक बढ़ जाता है कि यह एक लक्ष्य का साधन न रहकर, कि यह एक लक्ष्य का साधन
न होकर स्वयं लक्ष्य बन जाता है। देखो बड़ा अर्थ ये है अपने आप में छुपाए हुए, स्वयं लक्ष्य बन जाता है मतलब उनके सामने सिर्फ यज्ञ करना ही लक्ष्य रह जाता है। यज्ञों का क्या लक्ष्य है वह महत्वपूर्ण नहीं रह जाता इसमें, कि ब्राह्मणों के लिए तो यज्ञ करवाना एक महत्वपूर्ण लक्ष्य बन जाता है। ठीक है, स्वयं यज्ञ कराना ब्राह्मणों में, देखो ब्राह्मणों में यज्ञों का महत्व इतना अधिक बढ़ जाता है कि यह एक लक्ष्य वह साधन न होकर स्वयं लक्ष्य बन जाता है, स्वयं लक्ष्य बन जाता है। तो इस प्रकार कर्म कांड व यज्ञों का महत्व उत्तर वैदिक काल में बढ़ जाता है। इसी कारण किसकी रचना हो पाती है भाई, उपनिषदों की रचना हो पाती है और इनमें पर्याप्त बुराइयों के बारे में बताया जाता है। तो अब और देखिए यज्ञ जो थे वो कितने प्रकार के थे, 5 प्रकार के मुख्यतः यज्ञ करवाए जाते थे। इनके बारे में अपन अलग से चर्चा करेंगे। 5 यज्ञ, रत्नीन, और इसके बाद विवाह, संस्कार, इनकी अपन अलग से क्लास लेंगे। तो यज्ञों का महत्व इनमें बहुत अधिक बढ़ जाता है, अपने आप ध्यान में रखेंगे। तो यज्ञ कौन कौन से थे, देखो ब्रह्म यज्ञ, 5 यज्ञ मुख्यतः व्यक्ति को प्रत्येक दिन करने पड़ते थे। कितनी खास बात है, ठीक है, 5 यज्ञ करने पड़ते थे। कौन कौन से, नंबर 1 ब्रह्म यज्ञ, नंबर 2 देव यज्ञ, नंबर 3 भूत यज्ञ, नंबर 4 मनुष्य यज्ञ, मनुष्य यज्ञ भी किया जाता था। ठीक है, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, पितृ यज्ञ, पितृ देवताओं को भी खुश करना है, पितृ यज्ञ, ये प्रमुख यज्ञ डेली उनको करने पड़ते थे, प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति को। आधे से ज्यादा व्यक्ति तो इन्हीं में टूट जाते थे। ठीक है, और अपनी प्रोग्रेस कैसे करें, तो ये ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, पितृ यज्ञ, इनके बारे में विस्तार से चर्चा अलग एक क्लास में अपना अलग से करेंगे। पर अब ध्यान में रखें कि 5 यज्ञ किए जाते थे। ठीक है, और देखिए फिर उस व्यक्ति पर 3 प्रकार के ऋण थे। उत्तर वैदिक काल में व्यक्ति को अपने 3 प्रकार के ऋणों को पूरा करना जरूरी आवश्यक समझा जाता था। एक तो कौन सा भाई, नंबर 1 देव ऋण, देवताओं का ऋण है व्यक्ति पर, वो कहते थे कि देवताओं का ऋण है। ठीक है, दूसरा पिताजी का ऋण होता है, पितृ ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, 3 प्रकार के ऋण उस समय चर्चित थे। ध्यान में रखेंगे, ऋण, धार्मिक जीवन की चर्चा कर रहे हैं। ऋण 3 प्रकार के थे भाई, व्यक्ति पर 3 प्रकार के ऋण थे। नंबर 1 देव ऋण, देवताओं का ऋण, नंबर 2 पितृ ऋण और नंबर 3 ऋषि ऋण। इस प्रकार अपने जीवन काल में ये 3 ऋण जो है वो व्यक्ति को चुकाने पड़ते थे, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। फिर एक और, धार्मिक जीवन में तप को भी उत्तर वैदिक काल में बहुत अधिक महत्व दिया जाने लगा। क्या सोचते थे उत्तर वैदिक काल में कि अगर व्यक्ति कठोर तपस्या करेगा तो उसको मोक्ष प्राप्त होगा। ठीक है, फिर और क्या धार्मिक विश्वास था कि भाई पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, कर्म में विश्वास करते थे। कर्म व पुनर्जन्म का सिद्धांत उत्तर वैदिक काल में उपनिषदों के साथ साथ लागू था। कहने का मतलब उपनिषदों में कर्म व पुनर्जन्म के सिद्धांत को अपनाया गया है। तो कर्म व पुनर्जन्म का सिद्धांत क्या है, इसके अनुसार कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसके अनुसार उसका अगला जन्म डिसाइड होगा। यह किसमें बताया गया है, उत्तर वैदिक काल में बताया गया है। तो कर्म व पुनर्जन्म का सिद्धांत जो है वह किससे संबंधित है, उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। और धार्मिक अंधविश्वास, जादू टोना, तंत्र मंत्र टोटके जो थे वो इस काल में प्रचलित थे। अथर्ववेद से आप लोगों को पता है, क्लियर होता है, तंत्र मंत्र जादू टोना में वो विश्वास करते थे, तंत्र मंत्र जादू टोने में वो विश्वास करते थे। फिर आप ध्यान रखेंगे कि एक और 16 संस्कार, मतलब 16 संस्कार जो थे उत्तर वैदिक काल में 16 संस्कारों का विकास हुआ, जो कि व्यक्ति को एक अच्छे व्यक्तित्व में कन्वर्ट करने के लिए आवश्यक थे। 16 संस्कारों का एक सभ्य व्यक्ति को पालन करना आवश्यक था। तो अपन इनकी भी अलग से चर्चा करने जा रहे हैं, अलग ही जो अपनी एक एक्स्ट्रा क्लास होगी उसमें अपन क्या चर्चा करेंगे, रत्नीन के बारे में, यज्ञों के बारे में, विवाह के प्रकारों के बारे में और
फिर ये लास्ट जो अपन चर्चा करें 16 संस्कारों के बारे में, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। फिर साहित्य आपको पता ही है, ऋग्वेद के उत्तर वैदिक काल के साहित्य कौन कौन से हैं। शिक्षा की बात करें अपन साहित्य में, तो साहित्य में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उपनिषद, ये इसके प्रमुख साहित्य थे। आरण्यक, ब्राह्मण, ये किसके साहित्य हैं भाई, उत्तर वैदिक काल के साहित्य हैं। ठीक है। फिर पशुपालन वगैरह, कृषि, आर्थिक जीवन किस प्रकार का था, वही कृषि व पशुपालन में मुख्यतः विश्वास करते थे। व्यापार में ये ध्यान में रखें कि उत्तर वैदिक काल में व्यापारी जो थे अपने समूह बनाने लग गए थे, मंडल बनाने लग गए थे, और जिसको कहेंगे अपन उसके संघ बन गए थे व्यापारियों के। ठीक है, व्यापारियों के संघ बन गए थे, या गिल्ड जिसको कहते हैं, व्यापारियों के संघ या गिल्ड बन गए थे उत्तर वैदिक काल में, संघ या गिल्ड। आगे बात समझ में। और प्रमुख जो केंद्र थे ना व्यापार के, उसमें कौन कौन से थे भाई, उसमें काशी, कौशाम्बी और विदेह व्यापार के प्रमुख केंद्र थे उत्तर वैदिक काल में। काशी, कौशल और विदेह, काशी, कौशल और विदेह व्यापार के प्रमुख केंद्र थे, व्यापार के प्रमुख केंद्र थे। ठीक है, व्यापार के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे, काशी, कौशल और विदेह व्यापार के प्रमुख केंद्र थे। एक लाइन आप और ध्यान में रखेंगे कि इस समय सिक्के कौन कौन से, निष्क, शतमान, कृष्णाल व पाद। निष्क, शतमान, कृष्णाल व पाद, सब पे आप अपना फोकस रखना कि निष्क, ये मुद्राएं थी ऋग्वेद उत्तर वैदिक कालीन प्रमुख मुद्राएं। ये कुछ बुक्स में ऐसे भी लिख रखा है कि ये जो बुक्स ये जो सिक्के जो थे वो भिन्न भिन्न मूल्य के सिक्के थे, अलग अलग मूल्यों के सिक्के थे, ये मुद्राएं थी अलग अलग मूल्यों की। कौन कौन सी, निष्क है, शतमान है, निष्क, शतमान, कृष्णल और पाद। ठीक है, ये क्या थी भाई, उत्तर वैदिक कालीन की प्रमुख मुद्राएं थी। ध्यान में रखें, दिमाग में फीड करें, रीड करें, बार बार जो है क्लास को रिवाइज करें, याद करते जाएं। देखो ये कौन कह रहा है कि भिन्न भिन्न मूल्य की मुद्राएं थी, तो आप ध्यान में रखना डॉक्टर भंडारकर के अनुसार, भंडार भर मत याद कर लेना, जितनी मुद्राएं उनका भंडार भर लो गई, भंडारकर, डॉक्टर भंडारकर ये कह रहे हैं कि ये जो जितने भी मूल्य की मुद्राएं जो थी वह क्या थी, ये जो मुद्राएं थी वो अलग अलग मूल्य की मुद्राएं थी। कौन कह रहा है, डॉक्टर भंडारकर। कौन कौन सी भाई, निष्क है, शतमान है, कृष्णल है और पाद है। निष्क, शतमान, कृष्णल व पाद, ये प्रमुख मुद्राएं थी। तो ये ऋग्वेद से संबंधित अपन ने उपनिषद पहले पढ़ चुके हैं, टोटल 108 हैं और 12 प्रमुख उपनिषद हैं। इनके बारे में अलग से क्लास में आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, तो अब आप लोग इस क्लास के बाद एक जस्ट क्लास और करेंगे हम, और उसमें आप लोगों को जितने भी युवा हैं उत्तर वैदिक काल के, देखो 16 संस्कार उत्तर वैदिक काल से संबंधित है, ब्रह्मचर्य आश्रम व्यवस्था उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। वर्ण व्यवस्था के बारे में भी एक बात आप लोग ध्यान में रखें कि जो ऋग्वेदिक काल जो सभ्यता थी उसमें वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित नहीं थी, कर्म पर आधारित थी, और उत्तर वैदिक काल में यह जन्म पर आधारित हो गई, उत्तर जन्म, ये ध्यान रखना, उत्तर में वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित थी। तो इस प्रकार ये जितने भी वेद हैं ऋग्वेद के अलावा यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, ये किससे संबंधित हैं, उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। दोस्तों बार बार रीड करते रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, इसी कामना के साथ दीजिए HR सर को इजाज़त। अगली क्लास के साथ आप लोगों के सामने फिर से हाजिर होंगे, आप लोगों तक बढ़िया क्लास लेके आएंगे। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें।